हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एडिटोरियल न्यूज़ विद सुष्मिता में, जहां हम करते हैं द हिंदू एडिटोरियल का आसान और क्लियर एनालिसिस। द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस 14 मार्च 2026। 1. इंडिया यूएस ट्रेड अग्रीमेंट एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। बैकग्राउंड: भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच एक इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ यानी आयात शुल्क से जुड़ा है। हाल ही में चर्चा इस बात को लेकर हुई कि क्या भारत को वही लाभ मिलेगा जो बांग्लादेश को अमेरिका के साथ अपने व्यापार समझौते में मिला है। बांग्लादेश यूएस ट्रेड अरेंजमेंट में एक विशेष शर्त है। यदि बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीदकर उससे कपड़ा बनाता है और फिर अमेरिका को निर्यात करता है तो उस पर 0 टैरिफ लगाया जाता है। भारत भी इसी प्रकार की सुविधा चाहता है ताकि उसका टेक्सटाइल सेक्टर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बना रहे। की इश्यूज: एडिटोरियल इस मुद्दे को कई दृष्टिकोणों से देखता है। 1. कंपेटिटिवनेस ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लेबर इंटेंसिव उद्योग है, लाखों लोगों को रोजगार देता है, एमएसएमई और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देता है। यदि टैरिफ अधिक रहता है तो भारतीय उत्पाद महंगे हो जाते हैं और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। 2. कंपैरिजन विद बांग्लादेश। बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में से एक है। बांग्लादेश को अमेरिका और यूरोप के साथ कुछ विशेष व्यापारिक रियायतें मिलती हैं। एडिटोरियल ये बताता है कि भारत को अपने उद्योगों को बचाने के लिए ट्रेड नेगोशिएशंस में अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। 3. डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिबेट। इस मुद्दे पर भारत में राजनीतिक बहस भी हुई है। विपक्ष ने कहा कि यदि भारत को बांग्लादेश से कम लाभ मिलता है तो भारतीय उद्योग प्रभावित होंगे। एडिटोरियल का तर्क है कि व्यापार समझौतों में सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि व्यावहारिक आर्थिक रणनीति जरूरी है। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस: एक्सपोर्ट्स ग्रोथ। यदि 0 टैरिफ की सुविधा मिलती है तो भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में तेजी आ सकती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन: टेक्सटाइल उद्योग में विशेष रूप से महिलाओं और ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिलता है। कॉटन सप्लाई चेन: यदि अमेरिका से कॉटन आयात की शर्त लागू होती है तो भारत के घरेलू कॉटन किसानों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। एडिटोरियल ओपिनियन: एडिटोरियल का मुख्य संदेश ये है कि भारत को अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स को केयरफुली नेगोशिएट करना चाहिए ताकि घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बनी रहे। 2. डिफेंस मॉडर्नाइजेशन एंड मिलिट्री प्रोक्योरमेंट। बैकग्राउंड: भारत की रक्षा तैयारी को मजबूत करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 3.6 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस परचेजेस को मंजूरी दी है। इसमें प्रमुख प्रस्ताव शामिल हैं 114 राफेल फाइटर जेट्स, 6 P-8I मैरिटाइम सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट मिसाइल्स और हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सिस्टम्स। ये निर्णय भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस: 1. स्ट्रेंथनिंग एयर पावर। 114 राफेल फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। ये एयरक्राफ्ट मल्टी रोल हैं और एयर सुपीरियॉरिटी और प्रिसिशन स्ट्राइक्स में सक्षम हैं। 2. मैरिटाइम सिक्योरिटी। P-8I एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबमरीन डिटेक्शन, मैरिटाइम सर्वेलेंस, लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस जैसी क्षमताएं प्रदान करते हैं। ये विशेष रूप से इंडियन ओशन रीजन में रणनीतिक महत्व रखता है। सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस। एडिटोरियल ये भी बताता है कि इन खरीदों का उद्देश्य सिर्फ हथियार खरीदना नहीं है बल्कि मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना भी है। यदि इन एयरक्राफ्ट का उत्पादन भारत में होता है तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगा, डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री विकसित होगी, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम होगी। कंसर्न्स रेज्ड: एडिटोरियल कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं को भी उजागर करता है। हाई डिफेंस स्पेंडिंग: इतना बड़ा डिफेंस बजट सरकार के वित्तीय संसाधनों पर दबाव डाल सकता है। डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी: हालांकि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ रहा है लेकिन अभी भी कई महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजीज विदेशी कंपनियों पर निर्भर हैं। नीड फॉर इंडिजिनस रिसर्च: एडिटोरियल इस बात पर जोर देता है कि दीर्घकालीन सुरक्षा के लिए भारत को अपनी डिफेंस R&D क्षमता मजबूत करनी होगी। 3. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड न्यू गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स। बैकग्राउंड: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री ऑफिस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया।
ये परियोजना सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। नए प्रशासनिक भवनों में शामिल हैं सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य भवन 1 एंड 2 और मॉडर्न डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज। सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यू कॉम्प्लेक्स। 1. एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। पुराने नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में कई प्रशासनिक समस्याएं थीं, जैसे सीमित स्थान, अलग अलग मंत्रालयों का बिखराव, कोऑर्डिनेशन की कठिनाइयां। नए परिसर में मंत्रालयों को एक ही स्थान पर लाने का प्रयास किया गया है। 2. डिजिटल गवर्नेंस। नए भवनों में इंटीग्रेटेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक सर्विस एरियाज और बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम्स शामिल हैं। इससे सरकारी निर्णय प्रक्रिया तेज हो सकती है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। एडिटोरियल ये भी बताता है कि नए भवन 4 स्टार गृहा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के अनुसार बनाए गए हैं। इसमें शामिल है रिन्यूएबल एनर्जी यूज, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स और वेस्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स। ये भारत के सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रयासों को दर्शाता है। कंसर्न्स एंड डिबेट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कुछ आलोचनाएं भी हुई हैं। कॉस्ट कंसर्न्स। कुछ लोगों का तर्क है कि इतनी बड़ी परियोजना पर खर्च को प्राथमिकता देना जरूरी नहीं था। हेरिटेज प्रिजर्वेशन। नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक भारत की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा हैं। एडिटोरियल सुझाव देता है कि इन इमारतों के ऐतिहासिक महत्व को संरक्षित रखना जरूरी है। ओवरऑल एडिटोरियल कंक्लूजन। 14 मार्च 2026 के एडिटोरियल 3 बड़े विषयों पर केंद्रित हैं। ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी। भारत को अपने उद्योगों को बचाने के लिए स्मार्ट ट्रेड नेगोशिएशंस करनी चाहिए। डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। आधुनिक रक्षा प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही इंडिजिनस टेक्नोलॉजी पर जोर देना होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडर्नाइजेशन। नई सरकारी ढांचे से प्रशासनिक दक्षता बढ़ सकती है, परंतु पारदर्शिता और लागत प्रभावशीलता सुनिश्चित करना आवश्यक है। फाइनल इंसाइट। एडिटोरियल ये संदेश देता है कि भारत के सामने आज 3 समानांतर चुनौतियां हैं: आर्थिक प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक सुधार। इन तीनों क्षेत्रों में संतुलित और दीर्घकालीन नीति बनाना ही भारत के सतत विकास और वैश्विक भूमिका को मजबूत करेगा।